इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ टबैको का च्यूइंग ज़्यादा है तो वहाँ ओरल कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर ये सब कॉमन कैंसर है जो अब इंडिया में बढ़ रहे हैं। रिस्क फैक्टर लेट मैरिज, कम बच्चे, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब है। लेकिन उसने कभी जीवन में शराब नहीं पी। अब माइंड रिस्क फैक्टर है, जैसे आपका एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन जो है वो आपके लंग कैंसर को प्रमोट करता है, स्मोकिंग आपके लंग कैंसर को प्रमोट कर रही है, टबैको च्यूइंग जो है वो आपके ओरल कैंसर, लैरिंक्स, ईसोफेगस, इनको प्रमोट कर रही है। में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ में वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी हैं। आज हम लोग वर्ल्ड टोबैको डे के अवसर पर बात करेंगे कि कैसे टोबैको हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और कैंसर जैसी घातक बीमारी का हमें और हमारे परिवार में जो लोग टोबैको का सेवन कर रहे हैं उनको शिकार बना रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टोबैको डे पर मुझे इसके बारे, कैंसर और उससे रिलेटेड कारणों के बारे में बुलाने के लिए बताया। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बेशकीमती समय, जो कि मैं जानता हूं कि आप कितने बिजी हैं, क्योंकि प्रतिदिन बहुत सारे नए केसेस का सामना आपको करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे लोग हैं उनको बताएं कि कैंसर क्या है। नॉर्मल जैसे हमारी बॉडी में कोई भी सेल्स है, वो उसका जो डिवीज़न होता है, जो बढ़ती है वो कंट्रोल वे में बढ़ती है। हर चीज़ के ऊपर एक कंट्रोल है। जब जीन्स के लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं और इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है तो जो सेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक रैपिड डिवाइड होती रहती हैं, तो वो एक गांठ बना लेती हैं जिसको कैंसर कहा जाता है। और यही कैंसर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वो वहाँ से निकल के ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू शरीर के किसी और हिस्से में भी जा सकती हैं। तो डीएनए के लेवल पे चेंज, जिसकी वजह से शरीर का उस सेल्स के डिवीज़न पे कंट्रोल नहीं रह जाता कि वो किस रेट से बढ़े, कब उसको डेड होना है, उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, तो वो सेल्स का अनकंट्रोल डिवीज़न ही कैंसर को बनाता है। सर, आज के समय में कैंसर बहुत आम बीमारियों में से एक हो गया। जैसे जहाँ भी सुनूं वो व्यक्ति अचानक कल तक स्वस्थ था और एकाएक उसको पता चलता है कि उसको कैंसर डायग्नोस हो गया। तो शुरुआती ऐसे जैसे कैंसर डायग्नोस होने से पहले व्यक्ति कैसे जान सकता है कि उसकी बॉडी में कहीं कैंसरस सेल्स डेवलप हो रहे हैं या कैंसर ग्रो कर रहा है? ये सब सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि कब आपको पता लगेगा कि कहाँ का कैंसर है। ऐसा नहीं है कि आज मरीज को कैंसर नहीं है और कल उसको कैंसर एकदम से बन जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है। एक नॉर्मल सेल को कैंसर बनने में कई साल लग जाते हैं। जब वो सेल्स में चेंज होते हैं तब वो डिवाइड होती है, तब वो कैंसर का शक्ल ले लेती है। तो हर ऑर्गन के कैंसर्स के अलग सिम्टम्स है। अगर आप उन सिम्टम्स पे ध्यान दें तो आप कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैंसर के मेन सिम्टम्स है कहीं पर गांठ। अगर कहीं भी शरीर के हिस्से में गांठ बन रही है तो इसका मतलब है, ज़रूरी नहीं है, शरीर में बहुत गांठें बनती हैं, 90% गांठें नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन फिर भी आपको उसको ध्यान रखना है कि वो किस तरह की गांठ है, उसकी जांच करानी है कि इसको रूल आउट करें कि वो कैंसर नहीं है। तो ब्रेस्ट में 90% गांठें नॉन कैंसर होती हैं, लेकिन 10% गांठें कैंसर भी होती हैं। तो अगर कहीं भी गांठ बन रही है शरीर में तो वो कैंसर हो सकती है, उसको आप टेस्ट करा के रूल आउट कराएं। दूसरा सिम्टम्स है अल्सर। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में कोई घाव बन रहा है जो भर नहीं रहा, नॉर्मल अल्सर बनते हैं, घाव होते हैं, वो विद समय भर जाते हैं। अगर कोई ऐसा घाव है जो बन रहा है और वो भर नहीं रहा तो वो कैंसर हो सकता है। जैसे माउथ में अल्सर, नॉर्मल अल्सर बनते हैं, वो अपना थोड़े दिन में हील कर जाते हैं। अगर कोई ऐसा अल्सर जो भर नहीं रहा, लगातार बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है, तो वो कैंसर हो सकता है। शरीर के किसी भी अंग में, स्किन में घाव, चोट लगी, घाव हुआ, वो भर जाता है। अगर कोई ऐसा घाव जो भर नहीं रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। और आपकी ब्लैडर बाउल हैबिट, मतलब आपके रूटीन यूरिन और स्टूल में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपकी एक रूटीन चल रहा है स्टूल का, आप डेली दिन में 1-2 बार जा रहे हैं,
अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है कि आपको लग रहा है कि अब मैं कई दिनों से लगातार मेरा चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या आपको फ्रीक्वेंट डायरिया बार बार बन रहे हैं, नॉर्मल लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन 6 महीने साल भर में हो गया तो, लेकिन नहीं इतना लंबा समय नहीं, एक नॉर्मल हैबिट में अगर कुछ चेंज हो रहा है लंबे समय के लिए, तो ये आंतों में कुछ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, नॉर्मल स्टूल में ब्लड पाइल्स की वजह से भी आता है, लेकिन कैंसर का भी सिम्टम्स यही होता है कि वो ब्लीडिंग पर रेक्टम, मतलब लैट्रिन में खून या पेशाब में खून की तरह प्रेजेंट करता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको कोई ऐसी खराब बीमारी, खतरनाक बीमारी जैसे तो नहीं हो आज रही है। के समय में, जैसे सर आपने गांठ की बात की, तो अमूमन लोगों को गांठें जैसे शरीर के अंदर होती हैं और लोग इग्नोर करते हैं। बहुत बारी जैसे गॉल ब्लैडर में गांठ हो जाती है, या महिलाओं में जो यूट्रस में, बच्चेदानी में गांठ अमूमन पाई जाती है। बच्चेदानी का कैंसर बहुत कॉमन मैंने आपसे कहा ना 90% जो गांठें होती हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं। गांठ का मतलब ट्यूमर है। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर जो नॉर्मल है, कि मतलब नॉर्मल सेल्स इकट्ठी हो गई और उन्होंने वहां पे एक गांठ का रूप ले लिया। तो नॉर्मल गांठें धीरे धीरे बढ़ती हैं और वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती हैं, डिपेंडिंग कि किस जगह है, उससे पेशेंट को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट करा। लेकिन कुछ गांठें कैंसर की भी होती हैं। यूट्रस में भी गांठ बनती हैं, तो 95% गांठें नॉन कैंसर है, लेकिन 5% गांठें कैंसर की हो सकती हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर की कंसल्ट जरूर करें कि ये गांठ नॉर्मल है कि कैंसर की है। अच्छा, क्या आप की तरफ से कोई सुझाव है, कोई ऐसा इसका चेकअप होता है जिसको इंसान को 6 महीने या साल भर में कराना चाहिए कम से कम एक बार? देखिए, कुछ ऑर्गन की कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग मतलब होता है कि आपके सिम्टम्स आने से पहले हम पता कर लें कि आप में बीमारी है तो नहीं। अर्ली डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग करी जाती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का एक्सरे, मैमोग्राफी जिसको कहते हैं, वो कराया जाता है। और ये रिकमेंडेशन है कि साल में एक बार आपको ब्रेस्ट का एक्सरे कराना है, जिससे आप किस एज के ऊपर? 40 ईयर्स के बाद। 40 ईयर्स के एज के बाद ये USFDA अमेरिका में अमेरिकन गाइडलाइंस का रिकमेंडेशन है कि आपको साल में एक बार अपने ब्रेस्ट का एक्सरे कराना है, जिससे आपके अगर कोई कैंसर की शुरुआत हो रही है, कुछ साइंस होते हैं जो एक्सरे में देख के पता लग जाता है कि ये कैंसर की गांठ की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो उससे आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्या नाम है, आंतों के कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी होती है कि आप कोलोनोस्कोपी कराएं। कोलोनोस्कोपी क्या होती है? लैट्रिन के रास्ते दूरबीन की जांच होती है। तो उससे आप हर 5 साल में एक बार कोलोनोस्कोपी कराएं, तो आपको पता लग जाता है कि कोलन का कैंसर, आंतों का कैंसर हो रहा है, बड़ी आंत का कैंसर की नहीं। तो अलग अलग कैंसर की स्क्रीनिंग। प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग है कि आप PSA टेस्ट कराएं। PSA हार्मोन टेस्ट होता है, ब्लड से होता है, जिससे पता लग जाता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं है। सस्पेक्टेड हो जाता है कि अगर आपका PSA बढ़ा हुआ है तो आपके प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। मैंने सर कहीं पढ़ा था कि 21वीं शताब्दी में, जो 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो डेथ का कॉज होगा वो इंटेस्टाइनल कैंसर होगा। क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ ओरल टबैको का च्यूइंग ज़्यादा है, तो वहाँ ओरल कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। आप US साइड चले जाइए तो वहाँ ब्रेस्ट और कोलन कैंसर ज़्यादा है। तो अलग अलग कंट्रीज में, अब आप जापान चले जाएं तो वहाँ अपर GI कैंसर ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के और कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ गॉल ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा है। तो अलग अलग कैंसर का अलग अलग जगह पे डिपेंडिंग खान पान, इन सब वजहों से आप किस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, क्या आपकी हैबिट्स हैं, ये उस एरिया के हिसाब से उस जगह के कैंसर को प्रमोट करती है। ओरल कैंसर में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो टोबैको का है। केवल अगर इंसान टोबैको यूज नहीं करता किसी भी फॉर्म में, तो उसको कितने % संभावनाएं हैं कि ओरल कैंसर हो सकता है? देखिए, हर कैंसर के एक रिस्क फैक्टर है। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिनको आप नहीं खत्म कर सकते,
जैसे इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर, पॉल्यूशन है, ये कॉज है, उसका आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। हाँ, ग्रुप में अगर लोग उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब कुछ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिक हैं कि फैमिली में रन करते हैं, उनका कॉज जीन्स लेवल पे है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो रिस्क फैक्टर जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ओरल कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर टबैको च्यूइंग है। अगर आप तंबाकू खाना बंद कर दें तो आप ओरल कैंसर के 90% केसेस को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 90% ओरल कैंसर टबैको च्यूइंग की वजह से होता है। बाकी 10% जो है उनके कॉजेज अलग हैं, जैसे किसी का टूथ इरिटेशन की वजह से, ओरल हाइजीन की वजह से, इन खान पान की वजह से हो सकता है। लेकिन 90% जो ओरल कैंसर होते हैं वो टबैको, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप टबैको च्यूइंग बंद कर दें तो आप ओरल कैंसर के इंसिडेंस को बहुत कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, लीवर कैंसर भी आज के समय में बड़ा कारण है। मेरी जान पहचान में एक केस ऐसा आया कि उसको लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। जिस भी डॉक्टर के पास वो बंदा जाता था, वो डॉक्टर एक ही चीज कहता था कि तुम शराब पीते रहे होगे, लेकिन उसने कभी जीवन में शराब नहीं पी। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि उसको लीवर कैंसर हुआ? लीवर में 80% देखा जाए, 90% तो कैंसर लीवर का अपना नहीं होता, कहीं और से कैंसर होता है, वो लीवर में फैल के आता है। और 10-15% लीवर के अपने कैंसर होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज सिरोसिस है। सिरोसिस, अगर लीवर ख़राब हो रहा है तो जब लीवर ख़राब हो जाता है तो उसमें लीवर कैंसर ज़्यादा बनते हैं। लेकिन ये कोई 100% नहीं है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी तंबाकू नहीं खाते, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, उनको भी ओरल कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये सब जेनेटिक, मैंने कहा ना, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और जेनेटिक लेवल पे होता है कि जीन्स में चेंज है। अब पेशेंट किस कंडीशन में रह रहा है, उसका खान पान कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, ये भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कैंसर को बनाने में। एक ऐसे ही, मैं तो पढ़ी हुई चीज़ों के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहीं मैगजीन में या न्यूज़पेपर में या किसी ब्लॉग्स वगैरह में पढ़े, आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा कि प्लास्टिक भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ, प्लास्टिक बहुत बड़ा कारण है, क्या नाम है, कैंसर होने का। प्लास्टिक जैसे केमिकल्स हैं, आप चाय, क्या नाम है, प्लास्टिक की पन्नी में लाते हैं, आप कुछ गर्म चीज़ पन्नी में रखते हैं, उसके केमिकल्स आपके कैंसर को प्रमोट करते हैं। ये सब, क्या नाम है, और अभी जो जैसे सपोज हम लोग सोचते कि हम तो भाई पानी जो है मिनरल बॉटल पी रहे हैं, लेकिन वो पानी कितने दिन पहले पैक हुआ, कितना धूप में रखा रहा, प्लास्टिक की बोतल में रहता है, डिस्टिल वाटर है, उससे कुछ अच्छी चीजें भी निकल जाती। और यहाँ तक नदियों में जो मछलियाँ हैं उस पानी में प्लास्टिक की मात्रा बताते हैं इतनी ज़्यादा, या जो केमिकल्स हम लोग चाहे वो मेडिसिन के तौर पे इंटेक कर रहे हो, या हमारे जो पर्यावरण में केमिकल घुल चुका है उन नदियों को भी पोल्यूटेड कर चुका है, तो जो मछलियां हैं उनको वो भी असर आ ही रहा है उन पे भी। तो पॉल्यूशन तो मोस्ट कॉमन कॉज है ही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, ये आपके कैंसर को प्रमोट करता है, क्योंकि जितने भी केमिकल्स होते हैं, केवल एक टोबैको के अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजों से हम लोग घिरे हुए हैं, जो सब कंबाइंड रिस्क फैक्टर हैं कैंसर को प्रमोट करने के लिए। जैसे आपका इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन जो है वो आपके लंग कैंसर को प्रमोट करता है, स्मोकिंग आपके लंग कैंसर को प्रमोट कर रही है, ओरल टबैको जो है वो आपके, क्या नाम है, ओरल कैंसर, टबैको च्यूइंग जो है वो आपके ओरल कैंसर, लैरिंग्स, ईसोफेगस, इनको प्रमोट कर रही है। देखिए, आप, वही मैंने कहा ना, कैंसर को आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर का कारण एक वो नहीं है जिसको आप रोक सकें। इन्वायरमेंट, नेचुरल, जेनेटिक, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके कंट्रोल में है, आप जो रिस्क फैक्टर है उसको कम करके आप कैंसर के इंसिडेंस को कम कर सकते। एक आम इंसान को कैंसर के बचाव के लिए क्या उपाय करना चाहिए प्रतिदिन? हेल्दी लाइफस्टाइल, आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, आप एक्सरसाइज करें, आप वेट कंट्रोल करें। अब एक्सेसिव वेट, मोटापा आंतों के कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है। आप हेल्दी डाइट लें, अपना वेट कंट्रोल करें, आप, क्या नाम है, एक्सरसाइज करें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ये सब खाएं, और जो रिस्क फैक्टर है उनको कम करें। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, सब कॉमन रिस्क फैक्टर है जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, पैकेटिंग वाला फूड, इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं। ये जंक फूड है, ये, क्या नाम है, बढ़ा रहा है। सर, एक आर्टिकल और मैंने पढ़ा था, उसमें जैसे स्किन का कैंसर जो होता है,
तो उसमें कॉस्मेटिक को बहुत हद तक स्किन के कैंसर के रिस्पॉन्सिबल माना कि हम कोई क्रीम अगर 10 साल से लगा रहे हैं और उसमें जो प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं जो वो केमिकल्स उस है, ग्रेड के नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चला। आप 10 साल से वो क्रीम लगा रहे हो और वो कब हुआ, तो आप कभी उसको ये भी नहीं कहते कि इस कारण हुआ, क्योंकि 10 साल से लगा रहे हैं। कुछ कॉमन है केमिकल्स जो कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं जो कैंसर के इसको बढ़ाते हैं, लेकिन स्किन कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज सनलाइट। हम लोग तो बल्कि ब्लैक है, आप यूएस चले जाइए तो वहाँ मोस्ट कॉमन कैंसर ही स्किन कैंसर है, क्योंकि हमारे में मेलानिन पिगमेंट है जो हमको सनलाइट की बैट से बचाता है, तो हम लोग में स्किन कैंसर बहुत कम होता है। और यूएस में मोस्ट कॉमन क्या यूएस नाम की है? मैगजीन थी। हाँ, वो तो यूएस में मोस्ट कॉमन क्या नाम है स्किन कैंसर है, क्योंकि उनमें मेलानिन होता नहीं, वो वाइट है, तो उनके सनलाइट से बर्न और कैंसर बहुत जल्दी बनते हैं। तो हम लोग के यहाँ मेलानिन पिगमेंट है, तो हम लोग स्किन कैंसर को बच जाते हैं सनलाइट के उससे बैड इफेक्ट से। अपने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो कैंसर है वो इंटेस्टाइनल कैंसर और नहीं, अपने भारतवर्ष में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो ओरल कैंसर है। ओरल कैंसर। ओरल कैंसर सबसे कॉमन है। जैसे जैसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है हम लोग का, हम लोग उनकी हैबिट ले रहे हैं, तो हम लोग के ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ये सब अब बढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ पहले बहुत कम थे। फास्ट फूड वगैरह फास्ट फूड, अब जैसे हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रेस्ट कैंसर के जैसे हम लोग आए तो उसमें मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर लेट मैरिज, कम बच्चे, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब है। अब हम लोग के यहाँ पहले ये सब कम होता था, तो हम लोग के यहाँ ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम था। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग काम काज में ज़्यादा लगे, तो इन सब रिस्क फैक्टर बढ़े, तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ा। ओरल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब कॉमन कैंसर है जो अब इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो आजकल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हेल्दी लाइफ स्टाइल, अवॉइड रिस्क फैक्टर, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब को अवॉइड करें और अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। अपनी हेल्थ पे समय ज़रूर दें। आप अपने लिए, शरीर के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, वो किसी भी तरह हो, वो गेम खेल के हो, वो एक्सरसाइज करके हो, जिम जाके हो, अपने शरीर के लिए 1 घंटा जरूर निकालें ताकि आप अपने शरीर को फिट रख सकें। अगर शरीर फिट तो आप भी फिट। थैंक यू सो मच सर। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी से, जो कि कैंसर सर्जन हैं, और आपको, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बातों से निश्चित तौर पे वो नॉलेज, वो ज्ञान मिलेगा जिससे आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप चाहते हैं यदि मैं डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड के अंदर कुछ और सवाल पूछूं, तो प्लीज़ उनको टेक्स्ट करें और इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं। डॉक्टर साहब पिछले 1 डिकेड से ज़्यादा समय से कैंसर चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका कृष्णा नगर कानपुर रोड पे सत्यार्थ हॉस्पिटल के नाम से कैंसर हॉस्पिटल है, जिसके अंदर आप सेवा देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अवेयरनेस पर्पस से या चिकित्सा पर्पस से सर से मिलना चाहता है तो सत्यार्थ हॉस्पिटल कानपुर रोड पे आपसे मुलाकात कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। हम एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपके लिए अपना आभार प्रकट करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हम लोग स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, अवेयरनेस, तो आपके द्वारा जब लोग सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है लोगों के अंदर ज़रूर जो रीजंस हैं, कैंसर के कॉज हैं, उनको वो प्रिवेंट करने में हेल्प। चलिए, आपकी और हमारी इन बातों की वजह से अगर कुछ लोग भी तंबाकू को छोड़ सके वर्ल्ड टोबैको डे पे, तो ये हम लोग की बात निश्चित तौर पे ये हमारी जीत होगी। और मैं सभी से यह कहूँगा कि संकल्प लें कि से नो टोबैको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।